Hello guys, welcome to my channel Study Tips and you can also search on YouTube at the rate Tips of Study 967। आज जो चैप्टर लेकर आए हम चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। ठीक है, इस वाले चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि जो भी नोट्स वगैरह आपके हैं वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड वगैरह करा रहा हूँ। ठीक है, आपको सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स रिप्रोडक्शन चैप्टर से और बाकी जो मैंने चैप्टर्स बनाए हैं लाइट चैप्टर उसके नोट्स वगैरह वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेक करके उसमें आप अपना कर सकते हैं। ओके, हर चैप्टर को आपको 100% देना है सो दैट कि आपके अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड से आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसकी हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात अगर मैं आपको ध्यान में रख दिलवाऊं तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, कभी भी पेपर में आपसे रिप्रोडक्शन पूछ ले तो आपको एक डेफिनेशन प्रॉपर अमाउंट में लिखनी पड़ेगी कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ही जैसे, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अपने ही जैसे। तो यह आप बोलोगे, इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, by which living organism produce more of their own kind। अपने ही जैसे own kind यानी कि अपने ही जैसे पेरेंट्स की तरह ही दिखने वाले क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। अब इसके अंदर ये वाली बात तो कर दी। अब सेकंड पॉइंट जो है इसका वो देखो आप ध्यान से, बिल्कुल सेकंड पॉइंट में ध्यान से देखने वाली बात आपकी ये है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है वो ये है कि आपको डीएनए जो है, ठीक है, ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के थ्रू क्या करता है, ट्रैवल करता है और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बनाता है। ओके, अब डीएनए जो होता है इसकी, देखो डीएनए स्टैंड्स फॉर होता है आपका डीऑक्सी, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए की फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए या व्हाट इज डीएनए, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डीएनए क्या है। अगर आप एक नंबर में आते हैं तो आप फुल फॉर्म भी लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप याद रखेंगे कि क्या मैंने बताया कि डीएनए जो है उसका, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक जाता है। ठीक है, डीएनए जाता है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, आगे एक नई स्लाइड से क्या करेंगे, एक टॉपिक डालेंगे जिसका नाम है आपका, स्लाइड थोड़ी से ऐसे कर देते हैं, नीड ऑफ, ठीक है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। अरे भाई, रिप्रोडक्शन की नीड्स क्यों है? आप एक चीज़ ये समझें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप किसी भी टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे तो आप उसको बनाने में भी क्या करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। अब रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है? सबसे पहले नीड ये है इसलिए कि ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को इंश्योर करता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीसीज बनी रहे। समझ पा रहे हो? स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। विदाउट रिप्रोडक्शन क्या होगा, सभी लाइफ जो है अर्थ, तो सभी लाइफ जो है अर्थ की वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बता रखा है आपको कि ज़रूरत क्यों है। तो पहला ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बरकरार रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका, ध्यान में रखोगे आप एक चीज़ कि सेकंड पॉइंट बोल रखा है कि विदाउट रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस को ना करें तो जो लाइफ है अर्थ की, ठीक है, जो लाइफ है जितनी भी अर्थ की वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं, ठीक है, वो भी बनती है, जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो भी बनती हैं।
और जेनेटिक वेरिएशन जब बनती है तो वो क्या करती जाती है, आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। ओके, तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, जब भी टॉपिक आएगा कि रिप्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत होती है तो आप ये भी लिखेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनाता है। विदाउट रिप्रोडक्शन सभी लाइफ जो है अर्थ पर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो क्रिएट होती है और इनहेरिट होती है रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या है। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो याद रखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये टाइप है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं हम वो स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं फीजन। देखो, फीजन पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के अंदर भी आता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में पहला जो आता है वो आता है फीजन। फीजन भी दो तरीके का होता है। फीजन भी दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी और दूसरा होता है मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। तो अब हम बाइनरी पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम मल्टीपल पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बाइनरी फीजन जो है, बाइनरी फिजन, अब देखो बाइनरी फिजन अगर आप मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आपको जब भी कोई टॉपिक नोट्स लिखने के लिए आए या कुछ भी आए, शॉर्ट नोट बाइनरी फिजन पे लिखो या मल्टीपल फिजन से आप क्या समझते हैं, कुछ भी आए तो कुछ कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए। जो वो पॉइंट्स आप उसमें लिख दोगे तो वो वैलिड हो जाएंगी। जैसे बाइनरी फिजन के लिए पहला पॉइंट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि ये सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो उसमें आएगा अमीबा और आपका पैरामीशियम। ओके, अमीबा और पैरामीशियम आएगा। तो जो बाइनरी फिजन है उसके अंदर आपको याद रखना है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है कि वो एग्जाम्पल जो है वो अमीबा और पैरामीशियम होगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन होने के बाद जो रिजल्ट आता है इसका, वो आता है इसकी दो डॉटर सेल्स के अंदर। दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, टू डॉटर सेल्स। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। तो जब भी आप बाइनरी फिजन देखेंगे टॉपिक जैसे ही आया आप बोलेंगे ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, और फिर आप इसको बताओगे कि रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। बाइनरी फिजन से हमेशा दो डॉटर सेल्स में फॉर्मेशन हो जाती है। इतना समझ में आया। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक जो है, इसी से रिलेटेड बाइनरी फिजन से, वो भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाइनरी फिजन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है आपके माइटोसिस प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस प्रोसेस से क्या होता है, वो टूटता है और फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है आपकी दो डॉटर सेल्स के अंदर। दो डॉटर सेल्स के अंदर। आ रहा है समझ? तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा आपका क्या होता है, टूटता है। फिर साइटोप्लाज्म टूटता है दो डॉटर सेल के अंदर। और याद रखना ये जो दोनों डॉटर सेल है ना, ये इक्वल साइज में होंगे। याद रखना, ये हमेशा इक्वल साइज में होंगे। तो बाइनरी फिजन में मैंने आपको सबसे अच्छे से समझा दिया कि न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड बाय द माइटोसिस प्रोसेस एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड इट इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स ऑफ इक्वल साइज। इक्वल साइज होते हैं। जैसे कि हम अगर देखें स्लाइड के अंदर, अमीबा यहाँ होता है। ठीक है, अमीबा धीरे से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और वो यहाँ पर अपना तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है, और यहाँ पर अलग हो जाते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस है, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है,
दो डॉटर सेल्स में ये इक्वल साइज के होंगे, याद रखना ये इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग थी, ये पेरेंट्स था, और ये आपकी क्या हो गई, ऑफ स्प्रिंग हो गए, ऑफ स्प्रिंग यानी कि डॉटर सेल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया बाइनरी फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के जितने पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं वो वेल एंड गुड हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है। मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन सबसे पहले होता किस में है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लाज्मोडियम, ये एस है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया। उसके बाद प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया पैरासाइट है। और फिर उसके बाद याद रखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो दो डॉटर सेल्स के अंदर ये भी टूटता है, टू डॉटर सेल्स के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या आती है, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये है कि जो आपका बाइनरी फिजन होता है वहाँ पर आपका क्या बनती है, एक बार न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, एक बार न्यूक्लियस टूटता है दो हिस्सों में। बट यहाँ पर क्या होगा, जो बाइनरी फिजन है, ये बाइनरी फिजन है, ये मल्टीपल फिजन के अंदर ये कई बार टूटेगा, और इससे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, आपके डॉटर सेल्स बनते हैं। कितने, बहुत सारे। पीछे वाली स्लाइड जो थी हमारी लास्ट वाली, इसके अंदर ये काट कर, टू काट कर आप यहाँ क्या लिख देंगे, मैनी, ठीक है। डॉटर सेल्स भी यहाँ पर मैनी होते हैं क्योंकि मैनी बार रिपीटेशन होती है इसकी डिवीजन की, तो बहुत सारे डॉटर सेल्स होते हैं। और बाइनरी फिजन में ओनली टू डॉटर सेल्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही बार डिवीजन होती है न्यूक्लियस की। इट इज़ क्लियर और नॉट, यस क्लियर। नाउ फ्रेगमेंटेशन पर पहुँचते हैं। ओके, फ्रेगमेंटेशन, FRAGMENTAT, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में ऐसा आएगा, फ्रेगमेंट्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब है जो फ्रेगमेंट्स होते हैं बॉडी की, ठीक है, जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं आपकी बॉडी वगैरह की, ये जो लिखा है फ्रेगमेंट जो होते हैं बॉडी की, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो नए इंडिविजुअल्स को बना सके। तो ये चीज़ भी आपको इम्पॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो राइज करते एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, अभी 10 बन गए, ठीक है। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा इसका एग्जांपल होता है फ्रेगमेंटेशन का। ओके, स्पायरोगायरा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, जब ये बीच में से इसको डिवाइड किया जाएगा, ओके, जब बीच में से इसको डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो 5 इधर आ गए और 5 इधर आ गए। तो ये जो पहला वाला था ये तो पेरेंट सेल हो गए, लेकिन जब नीचे ये अलग अलग हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये क्या बन गए, ये बन गए न्यू ऑफ स्प्रिंग, क्या बन गए, न्यू ऑफ स्प्रिंग। इतना क्लियर हो रहा है। ये जो पहला वाला डायग्राम ये पेरेंट्स का था, ये नीचे वाला डायग्राम इनके ऑफ स्प्रिंग का है। इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन ध्यान से देखिए, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ
ability of some animals to regrow कट पार्ट्स, यानी कि जो कट पार्ट्स हैं उसको रीग्रो करने के लिए एबिलिटी होना, एबिलिटी, ठीक है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी होना कुछ एनिमल्स की, ताकि वो रीग्रो कर सकें अपने कट पार्ट्स को। जैसे कुछ जानवर होते हैं वो कटेड पार्ट जो होता है उसको रीग्रो कर देते हैं, फिर दोबारा आ जाता है उनका। ओके, तो ये रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। रीजनरेशन उसके द्वारा क्या होता है, ये ऐसा होता है। आ रहा है समझ? इसके बाद इसी का सेकेंड पॉइंट भी आप लिखेंगे, इसी का सेकेंड पॉइंट, रीजनरेशन का ही सेकेंड पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने कट पीसेस पार्ट से ही, कट पीसेस पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म ही बना देते हैं। कट पीसेस पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। रीजनरेशन प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। और इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो वो होगा हाइड्रा और प्लेनेरिया। किस में होगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया। अगर कोई आपसे रीजनरेशन पूछे तो रीजनरेशन में जब आप आएंगे तो आप बताएंगे कट पीसेस पार्ट होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, वो बन जाता है उन्हीं कटेड पार्ट से। और उससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें बता रखा था कि एबिलिटी होना कुछ एनिमल्स का, ताकि वो अपने रीग्रो कर सके कटेड पार्ट्स। ओके, और फिर उसके बाद हम यहां पर आ गए थे, सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला टॉपिक अलग है, हाँ, ठीक है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया आपको समझ में आ गया अच्छे से, क्या है क्या नहीं। ओके, तो कटेड पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म हाइड्रा प्लेनेरिया की बात हो गई। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर ये मैं एग्जांपल बना रहा हूँ प्लेनेरिया का। ये आप एग्जांपल समझ लीजिए, इस तरीके से अगर हो गया ये, ठीक है। तो ये अगर मान के चलो कट कट पीसेस पार्ट में हो गया, इसका मुंह जो है वो अलग हो गया है, ये दोनों पार्ट अलग हो गए और एक ये अलग हो गया। दिखाने का तरीका है बस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसमें से डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इतना था। तो फिर इसके अंदर आप क्या करेंगे, आगे की साइड पर ये वाला जो है पूरा का पूरा एक बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा, ये भी पूरा एक बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला पूरा भी एक बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने पूरा मैच्योर बना दिया है। कटेड पार्ट से भी उन्होंने न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर दी है। आ रहा है समझ? नाउ बडिंग की बात करते हैं। बडिंग, नेक्स्ट इज बडिंग, BUDDING। बडिंग क्या होता है? ठीक है, बडिंग जो होता है वो आपका हाइड्रा, ईस्ट और मैराइन एनिमल्स में होता है। किस किस में होता है? हाइड्रा, ठीक है, ईस्ट, आप सबसे पहले बडिंग में लिखेंगे, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, और मैराइन एनिमल्स में भी होता है, मैराइन एनिमल्स में भी। ओके, तो हाइड्रा, ईस्ट और मैराइन एनिमल्स में बडिंग का प्रोसेस होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब बडिंग जो होती है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो बडिंग होती है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करके चलता हूँ, जैसे ये अलग एक तरीके से है, ठीक है, ये हाइड्रा की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है, ये आपको दिखाता हूँ ऐसे करके ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जहां पे मैंने स्क्वायर बनाया है इसको। ओके, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला देखिए रेक्टेंगल ये बन गया, ये देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इरेज करूं इसको तब भी आप देख सकते हैं इसको, इरेजर, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ, तो देखिए,
इस तरीके से आपको ये बनाना है। इस तरीके से ये वाला जो मैंने पार्ट आपको बोला था ना, ये आउटग्रोथ पार्ट होता है, यानी कि थोड़ा सा बल्ज आउट होता है, बाहर की ओर होता है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ये आ गया, मैंने अगर आगे बना दिया तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैच्योर लेवल पर हो जाएगा। इसको हम बर्ड बोलते हैं, बर्ड, इसीलिए इसका नाम बर्डिंग रखा गया। फिर बाद में जब ये होता है, ये प्रोसेस जब आगे बढ़ता है, तब यही वाले जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा आगे तो बढ़ ही जाता है, ऊपर से ये भी ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात हमने बडिंग में बताई। तो हमने पहला ये पढ़ लिया कि ये हाइड्रा, ईस्ट और मैराइन एनिमल्स में होता है। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, आपको वो नोट्स बना ले, क्योंकि सारी की सारी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको बस आना चाहिए। न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज एट एन आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बनते हैं आउटग्रोथ पार्ट से, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के आउटग्रोथ पार्ट से बनते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म, किसकी बात कर रहा हूँ, बडिंग की। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं अनइक्वल। साइटोप्लाज्म अनइक्वल डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर बता रखा है। और दूसरी बात यहाँ पर बता रखा है कि डॉटर सेल जो भी होंगे, ये या तो फिर उससे ऑर्गेनिज्म से अटैच रहते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स से या तो फिर सेपरेट हो जाते हैं, या वो अटैच ही रहते हैं और अपना मैच्योर हो जाते हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि डॉटर सेल्स कैन सेपरेट और रिमेन अटैच्ड। मैं इसको लिखवा भी देता हूँ एक बार। डॉटर सेल daughter cells can separate or remain attached। तो यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि डॉटर सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो सकती हैं और अटैच भी हो सकती हैं। इतना समझ में आया आपको? अच्छे से सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी। बस हाँ, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला पार्ट है वो वाला बस मैंने नहीं कराया आपको, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो वगैरह के अंदर करेंगे, क्योंकि फिर लेंदी वीडियोस हो जाएगी। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे रिप्रोडक्शन के उसके अंदर। बाकी मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिए सारे एसेक्सुअल मोड, जो है रिप्रोडक्शन के टाइप्स मैंने सब करा दिए। बस वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है उसको हमने छोड़ दिया है। ओके, आप लोग लाइक करेंगे वीडियोस को, प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी वीडियो पर आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो दैट मोटिवेशन बने और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैला दीजिए, दूर दूर तक फैला दीजिए, सो दैट लोग जो हैं, जो हकीकत में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और 90+ मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, उनके जो है हेल्प हो सके इन वीडियो से, और वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। ओके, तो इतना आपको क्लियर हो गया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी and subscribe to get more videos. Thank you.